नमस्ते बच्चों। तो लास्ट क्लास में हमने स्ट्रेट लाइन या फिर लीनियर फंक्शंस के बारे में देख लिया था। तो चलिए तो फिर हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं और हम अभी बात करने वाले हैं सेकेंड कैटेगरी ऑफ फंक्शन विच इज क्वाड्रेटिक फंक्शन। मीन्स जिसमें आप पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 देखेंगे। ठीक है, उसका बिहेवियर समझेंगे अपन। तो सेकेंड कैटेगरी टाइप ऑफ फंक्शन में ही अपन क्वाड्रेटिक फंक्शन ओके। इसमें देखिए तो ये दिखेगा आपको कुछ इस तरीके का ax स्क्वायर bx प्लस c। ओके, सो इन दिस हियर a इज नॉट जीरो, दैट इज द कंडीशन। क्योंकि a जीरो हो गया तब ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लीनियर फंक्शंस में। और हम किसकी बात कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक की। तो a जीरो नहीं होना चाहिए। या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं f of x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। दिस विल आल्सो वर्क। ओके, अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, हम क्या बात करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे वैसे आपको एक डेडिकेटेड चैप्टर मिलेगा क्वाड्रेटिक इन मैथमेटिक्स, जिसे आप ये डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और फॉर नीट स्टूडेंट्स दिस इज मोर देन सफिशिएंट जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, नाउ सी, चलिए तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि इनका ग्राफ कैसा होता है। तो बच्चों अभी तक की मैंने कुछ एग्जांपल लिए थे आपके लास्ट क्लास में। ठीक है, जो कि x की पावर 2 वाले फंक्शंस थे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो उन सब के ग्राफ क्या आए थे आपको याद है, पैराबोला। तो यहाँ भी ग्राफ क्या आएगा आपका, पैराबोला। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे हमें जो नोट करना है वो ये है कि ग्राफ ऑफ quadratic functions, okay, quadratic functions is parabola। quadratic functions का जो ग्राफ होता है बच्चों वो क्या होता है, पैराबोला। पैराबोला इज ए रिटर्निंग कर्व जो आपको ऐसा दिखता है या फिर ऐसा दिखता है। अब इसकी लोकेशन क्या होगी वो हम देखेंगे। इसे अपन बोलते हैं ओपनिंग अप या फिर कॉनकेव अप। आपको बता दूं कि ये जनरल टर्मिनोलॉजी होती है कि अगर कोई कर्व सरफेस या कर्व लाइन है तो इसका ये वाला जो साइड है वो कॉनकेव कहलाता है और ये वाला साइड बच्चों कॉन्वेक्स कहलाता है। ठीक है, इट्स अ सिंपल थिंग। अगर आप ऐसा उल्टा ड्रॉ करेंगे तो फिर ये वाला क्या कहलाएगा, कॉनकेव, और ये क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्स। तो ये जनरल टर्मिनोलॉजी है। तो आप देखिए इसका जो कॉनकेव साइड है वो ऊपर है, इसलिए इसे बोल रहे हैं कॉनकेव अप या फिर ओपनिंग अप। और इसे बोलता है बच्चों अपन ओपनिंग डाउन या फिर कॉनकेव डाउन। ठीक है, तो ये दो तरीके के ग्राफ्स आपको मिलेंगे। कभी कभी पेपर में क्या होता है या इक्वेशन कुछ ऐसी दी हुई होती है जिसमें कि ग्राफ का सिर्फ इतना सा हिस्सा हमें दिख रहा है, वो भी हो सकता है। ठीक है, कभी कभी हमें इधर का ही पार्ट दिख रहा है एंड सो ऑन। तो कोई भी पार्ट ऑफ पैराबोला इज आल्सो ए पैराबोला। तो फर्स्ट थिंग टू नोट इज क्वाड्रेटिक फंक्शंस का ग्राफ कैसा बनता है, पैराबोला। अब इसमें एक और क्या बात याद रखेंगे, एक और बात हमें जो याद रखनी है यहाँ पे बच्चों ये है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये आपने एक पॉइंट नोट किया, ऐसा ही दूसरा पॉइंट आपको जो नोट करना है यहाँ पे वो है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इफ a which is coefficient of x square is positive, तो बच्चों अगर a पॉजिटिव है तो फिर आपका जो ग्राफ है, ग्राफ इज कॉनकेव अप। तो ये सीधा सीधा आप याद रखेंगे। दूसरा, इफ a इज नेगेटिव तो फिर बच्चों क्या आएगा आपका, ग्राफ इज कॉनकेव डाउन। ठीक है, तो अगर आपका a पॉजिटिव है तो ग्राफ कॉनकेव अप, a नेगेटिव है तो ग्राफ कॉनकेव डाउन, और अगर a जीरो है तो कहीं कॉनकेव नहीं होगा। तो बच्चों बताओ एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी और उसे आप फिर क्या बुलाओगे कि इट्स ए स्ट्रेट लाइन, नाइदर कॉनकेव अप नॉर कॉनकेव डाउन। ठीक है, चलिए तो ये अपनी बेसिक सी बातें हो गई। तो अब तीसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है यहाँ पे, ठीक है, कि what is the meaning of putting y equal to 0? So if I put y equal to 0, I will get this as ax square
plus bx plus c equal to 0. This I called quadratic equation, जो आपने 10th या 9th स्टैंडर्ड में पढ़ी होगी. This I called quadratic equation. So what is the basic difference in quadratic function and equation is function means output can be anything but here output is 0. और आपने x की वैल्यूज भी फाइंड की होंगी जिन्हें आप बोलते हैं रूट ऑफ दिस इक्वेशन. So what is the meaning of root of equation is you are finding value of those inputs for which your output is 0. Yes, okay. तो चलिए अगर हम ग्राफ प्लॉट करें बच्चों, अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये आपका x एक्सिस है, ठीक है, और ये आपका y एक्सिस है. तो y इक्वल टू 0 क्या है आप खुद बताइए मुझे. व्हाट इज y इक्वल टू 0? y इक्वल टू 0 इज x एक्सिस because at all the points on x axis y coordinate is 0. So what is the equation of x axis? If you want to write, you will write y equal to 0. Equation of y axis you want to write, you will say x equal to 0. So when you put y equal to 0 in this, means you are finding point of intersection of this parabola with x axis. I repeat, when you put y equal to 0 and solve for x, आप क्या find कर रहे हैं वहां पे? You are finding point of intersection of this parabola with x axis. Okay, so let's see here. Okay, so हमने यहाँ पे देख लिया कि अगर मैं इसे इक्वल टू 0 पुट करता हूं, इसका मतलब होता है कि आप x की वो वैल्यूज निकाल रहे हैं जिन पे y 0 है. मीन्स यू आर फाइंडिंग, इसका मतलब है इसको सॉल्व करके हमें दो वैल्यू ऑफ x मिलेंगी, x1 एंड x2. तो उन्हें अपन बोलते हैं रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स ऑफ इक्वेशन. ठीक है, और इसका मतलब ये रहता है एट x इक्वल टू x1 एंड x इक्वल टू x2, इन दोनों ही लोकेशन पे क्या होगा बच्चों? ग्राफ will intersect with x axis. ठीक है, तो मान लो कि अगर कोई पैराबोला ऐसा बनता है, फॉर एग्जाम्पल पैराबोला इज लाइक दिस, तो ये हो सकता है उसका एक रूट x1 हो और ये हो सकता है उसका दूसरा रूट x2 हो. आप समझ रहे हैं बात? ठीक है, तो x1 x इक्वल टू x1 x इक्वल टू x2, इसका मतलब है ग्राफ x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है इन दो पॉइंट्स पर, क्योंकि इनके लिए y की वैल्यू 0 आ रही. चलिए, अब ज्यादा मैथ्स मैं यहाँ पर नहीं बताना चाह रहा हूँ, आप उधर ही देखिए अपने क्वाड्रेटिक चैप्टर में. जो हमें आना चाहिए, वी शुड नो हाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशन. इसका रेडीमेड तरीका एक फैक्टराइजेशन मेथड होता है, जैसे हम न्यूमेरिकल्स में मैं बताऊंगा कैसे यूज करते हैं. मैं यहाँ पे आपको श्रीधराचार्य फॉर्मूला बता रहा हूँ. तो वो आता है x इज इक्वल टू माइनस ऑफ b प्लस माइनस रूट ऑफ d बाय 4a. तो इसके दो रूट निकलते हैं, एक बार यहाँ पे प्लस रखने से और दूसरी बार यहाँ पे माइनस रखने से. These are called roots of this equation. यहाँ पे ये जो d है बच्चों, where this d is called discriminant, and this number is equal to b square minus 4ac. ठीक है, तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट्स लिख रहा हूँ, इनके डेरिवेशंस में नहीं जा रहा हूँ. So this number is b square minus 4ac. Now this d decides whether you will get some x for which y is 0 or you will get no x for which y is 0. That we call whether we have real roots or we don't have real roots, like that. Yes, so all this discussion I'm going to just right now can note down. Now here, see, if this d is greater than 0, if d is positive, yes, if d is positive, it implies two distinct का मतलब unequal real roots exist. Means if d is greater than 0, means graph of parabola will cut x axis at two specific points.
Well, second condition, if d is equal to 0, it implies roots are equal. Roots are equal. ओके, और इसे इक्वल रूट्स एंड मतलब यहाँ पे x1 और x2 क्या आ जाते हैं आपके इक्वल. नाउ इफ d इज लेस देन 0, इफ d इज लेस देन 0, we say no real roots exist. No real roots exist. तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है there are no such values of x for which y is 0, means graph of parabola is not going to intersect. Now let me remove this. Second, I am plotting few graphs and you predict कि इनका जो फंक्शन होगा उसका डिस्क्रिमिनेंट एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर किस तरीके का है. तो ये है x और ये है y. ठीक है बच्चों, और मैं पहला ग्राफ जो प्लॉट करने जा रहा हूँ वो ये है. ठीक है, दूसरा ग्राफ मैं यहाँ पे ही प्लॉट कर रहा हूँ. सेकेंड ग्राफ इज हियर. ओके, इट्स लाइक दिस. Third graph is here. It's like this. So, okay, I give numbers 1, 2, 3, fourth graph also I am plotting here is like this. Okay, let's deal with these four, then I'll take two more graphs. Alright, so here my question is, you have to tell me कि जो फंक्शन होगा जिसका ये ग्राफ आ रहा है पैराबोला, वो फंक्शन का कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा. क्योंकि ये एक ही जनरल इक्वेशन के ग्राफ प्लॉट किए गए हैं, और वो जनरल इक्वेशन क्या है बच्चों? वो जनरल इक्वेशन है आपकी y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. ये सब इसी के ग्राफ है. ठीक है, क्योंकि सभी पैराबोला है. आप देखिए कैसा जा रहा है बच्चों, कॉन्केव अप, तो आपका जो a है वो कैसा होगा? पॉजिटिव. अच्छा, क्या ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है कहीं पे? इसका मतलब नो रियल रूट, मींस ऐसा कोई x नहीं है जिसके लिए y 0 हो. इसका मतलब इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है बच्चों वो कैसा होना चाहिए? लेस देन 0. सो दिस पर्टिकुलर ग्राफ शोज दैट a is greater than 0 and d is less than 0. What about this one? So here first of all it is concave up, so this here a is definitely greater than 0. Now what about the discriminant? You have two real roots, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी ये x1 x2 आपके पास है जहां पे y 0 हो रहा है. इसका मतलब यहाँ पे d is greater than 0. ओके, नाउ कम टू दिस थर्ड वन. यहाँ पे एक ही ऐसा x मिल रहा है जिसपे कि y 0 है. सो दिस कंडीशन a is still positive concave upward, but बच्चों d क्या होगा? 0, because two roots coinciding, one root. Now here the only difference is a has become negative बच्चों, and there is no real root. You can check, ग्राफ इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है x एक्सिस को, तो आपका जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा बच्चों वो भी लेस देन 0 आएगा यहाँ पे. ठीक है, तो आप ये चेक कर लीजिए, ये पॉइंट और वो पॉइंट मैंने कंबाइन किया हुआ है, तो अगर ग्राफ दिया हुआ है तो आप ये सारी कंडीशंस पहचान सकते हैं वहां पे. ठीक है, ओके. So on the same note here, I draw two more graphs to make it clear. X, Y, and here I have this graph first. Draw it like this. Okay, this is my fifth graph, and here I draw sixth one. Okay, let's draw it like कि वो उसे टच कर रहा है वहां पे. ठीक है, here. So this is sixth. So इस fifth में अगर मैं बात करूं, so fifth में कॉन्केविटी डाउनवर्ड है तो a क्या हो जाएगा? लेस देन 0. रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे तो d क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0. यहाँ पे आपका a still less than 0 and d equal to 0. I hope you are able to understand this. I again repeat,
coefficient of x square, graph opening upward. Coefficient of x square negative, graph will be concave downward. Discriminant greater than 0, graph will intersect x-axis at two distinct points, means two real root will exist for that equation. If discriminant is equal to 0, then both the roots will be equal, or you say one root exists and graph will be touching x-axis at one point. And if d is less than 0, in that case there are no real roots, means graph is not either graph is neither intersecting the x-axis nor it is touching the x-axis. Okay, so here no real roots you get. Well, now let's take few questions based on this quadratic. So I'm just picking a simple, very simple equation. Say it is x square plus 2x plus 1. You are already familiar with it. So this is the equation. अब हम कमेंट करना चाहते हैं कि इसका ग्राफ कैसा होगा. तो बच्चों लेट्स ट्राई फॉर द ग्राफ. ओके, सो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं इसके लिए कि इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना है. तो बच्चों इसका a कितना है 1, b कितना है 2, c कितना है 1. सो लेट मी गो फॉर डिस्क्रिमिनेंट व्हिच इज b स्क्वायर minus 4ac. सो बच्चों डिस्क्रिमिनेंट आ गया मेरे पास इसका which is basically 2 का square minus 4 1 into 1, so I get 4 minus 4, it is 0. So here we have one root, only one root. Okay, so or you say both the roots are coinciding. D is 0, A is positive, so O concave parabola बनेगा, टच करेगा x axis को. कहाँ टच करेगा? तो ये रूट भी देख लेते हैं हम इसका. तो इसका रूट क्या आ रहा है बच्चों? वैसे तो आपको दिख रहा है ये x plus 1 का होल स्क्वायर है. ठीक है, तो सबसे पहले आप y को क्या करिए 0 to find the root, so it becomes this x square plus 2x plus 1 equal to 0. एक बिल्कुल फैक्टराइजेशन मेथड है जिसकी मदद से आप सॉल्व कर सकते हैं. तो यहाँ से आपको x की जो वैल्यू मिलती है वो -1 मिलती है. या फिर आप अगर फॉर्मूले से ही जाना चाहें तो माइनस ऑफ b which is minus of 2 plus minus root of d which is 0 divided by 2 into 1. So here also you get x equal to -1. Okay, either way. So what do you get? You get this x-axis, then you have y-axis concave upward and touching x-axis at -1. अब अगर टच कर रहा है तो it must be the lowest point of this parabola here. So this parabola should look like this here. Okay, you can also find that what is the value of y at x0. So if I put x0 there, I get y1. So this is the parabola you can plot. No need to assume some inputs, then उसकी value put कर रहे हैं हम और फिर हमारा output आ रहा है. ठीक है, और फिर उसके corresponding point जैसा स्टार्टिंग में सिखाया वैसे आप सारे ग्राफ बना सकते हैं. पर ये थोड़ा इसका एडवांस लेवल है, हम बिना इनपुट एनालाइज किए हुए ग्राफ प्रिडिक्ट कर सकते हैं. ओके, तो मुझे फिजिक्स में इतना सही चाहिए कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी बन जाती है तो आपको ये बोलते हुए आना चाहिए कि ग्राफ पैराबोला आएगा और वो टच करेगा नहीं करेगा. All that you should be knowing. Okay, detail of it you will be seeing in your mathematics lectures, and for NEET, as I have already told, this much is sufficient. Now you practice the questions जो आपने anyway 9 10th में कर रखे होंगे. Okay, so I move forward. Now the next function in the list जिसकी अभी हमें बात करनी है is exponential function. Exponential function. Okay, what is exponential function? आज यानी कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया है एक्सपोनेंशियल फंक्शन से 2 की पावर x हमने प्लॉट किया था, 2 की पावर -x हमने प्लॉट किया था. ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन जनरल ऐसे लिखे जाते हैं. देखिए जरा, y is equal to a to the power x. This is the format of writing exponential function where a is
we consider that a is greater than 1, a is not 1, क्योंकि a अगर 1 हो गया तो फिर उसकी x लिखने का कोई मतलब नहीं है, 1 की कोई भी पावर 1 ही है तो वो कांस्टेंट बन जाता है. तो here a we consider it is greater than 1, it's a mathematical limitation. Okay, so and x, यहाँ पे जो x लिखा हुआ है वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकता है, a की पावर x जैसा भी दिख सकता है, a की पावर माइनस x जैसा भी दिखता है, and not a problem. So here just you can write is a is greater than 1, and the good thing about this function is that y is always positive for all values of x. Unless इसके आगे ही माइनस लगा दिया जाए, वो एक और बात हो जाएगी कि आप -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अदरवाइज ये हमेशा कैसा देता है, पॉजिटिव. ठीक है, अब वेरी फेमस एक्सपोनेंशियल फंक्शन, we use this number. Okay, general, इसे नोट लिख लेते हैं अपन, general exponential function is this: y is equal to 2.71 and more numbers there to the power x. ये एक irrational number है, आपने कभी पढ़ा होगा rational irrational, anyway मैथ में पढ़ेंगे. तो ये इरेशनल नंबर, जैसे पाई भी एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, और ये इरेशनल नंबर फिजिक्स की कैलकुलेशन में बहुत फ्रीक्वेंटली अपीयर होता है. जब हम आगे के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है, वी विल बी स्टडीइंग अबाउट दिस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ्स इन रेडियोएक्टिविटी and we will be seeing it in capacitor charging. So there is a lot of equations which involve this number 2.71. So what scientists have done, they have given a symbol for this particular number which is small e. Okay, so now onwards assume this small e as this number which is 2.71 and it goes on. अब रेशनल नंबर कभी खत्म नहीं होता है, तो दिस कभी भी आगे से अगर आप फंक्शन में e लिखा हुआ देख रहे हैं, इसका मतलब उसकी वैल्यू कितनी है, 2.71. और जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चों फिर आपके लिए, y is equal to e to the power x. अब ये मत सोचना कि ये भी अंग्रेजी का एक अल्फाबेट लिखा हुआ है, ये भी अल्फाबेट है, ये गलत हो गया है ना. x आपका इनपुट है और e एक नंबर है, और वो नंबर क्या है, 2.71 फॉर कैलकुलेशन पर्पस. तो मैं अगर आपसे पूछूं यहाँ पे, सपोज ये मेरा फंक्शन है, या फिर इसे कैसे लिख सकते हैं, fx is equal to e की पावर x. तो मैं अगर यहाँ पे पूछूं आपसे, what is f of 0? What is f of 0 is e power 0. What is e? 2.71 to the power 0. So what I get is 1. So the good thing about this function is at x equal to 0, y is surely 1. क्योंकि किसी भी नंबर के पावर 0 क्या होता है, 1 होता है. If I ask what is f1, it means e to the power 1. It means 2.71 to the power 1. So your answer is 2.71. Or you say e. What is e? F of -1. You say e power -1. So it is 1 by e to the power 1. So you say 1 by 2.71. You can find it anyway. So this is a simple function which is 2.71 to the power x. इसे आगे से क्या लिखा जाएगा बच्चों, e to the power x. और यही हमारा कौन सा फंक्शन रहेगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन. अब ये दोनों कैटेगरी का होता है, इंक्रीजिंग भी और डिक्रीजिंग भी, उसे मैं आपको समझा रहा हूं, आप इतना नोट कर लीजिए. चलिए, तो अभी अपन देखने जा रहे हैं इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन. अब इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं, मैं आपको वैसे बताया हूं ओरली, यहाँ पे आपको डेफिनेशन बता दे रहा हूं मैं. इंक्रीजिंग फंक्शन होते हैं बच्चों, इफ इनपुट इज increased, if input is increased and output increases, or you say if input is decreased, then output increases, decreases. तो ऐसे फंक्शंस
क्या कहलाते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाते हैं। ठीक है, यानी इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है, जिनमें इनपुट बढ़ाने से आउटपुट बढ़े, इनपुट कम करने से आउटपुट कम हो, वो फंक्शन इंक्रीजिंग। डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं बच्चों, डिक्रीजिंग फंक्शन होते हैं जो जस्ट इसके उल्टे बिहेव करते हैं। उल्टे बिहेव मतलब कैसे, कि इफ इनपुट इज increased, if input is increased and output decreases, or you say if input is decreased and output increases, just उल्टा चल रहा है, output increases। तो ऐसे फंक्शन कहलाते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। चलिए इसका कोई एग्जांपल सोच सकते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन का एग्जांपल बताएं। इंक्रीजिंग फंक्शन का एग्जांपल कोई भी प्रोसेस, फंक्शन में आपको समझाया था, आप कोई भी प्रोसेस उठा सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए सीलिंग फैन, ठीक है, तो सीलिंग फैन में अपन ज्यादा इलेक्ट्रिक पावर देंगे तो उसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। इलेक्ट्रिक पावर कम करेंगे, स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो इलेक्ट्रिक पावर को इनपुट मान लीजिए एंड उसकी जो रोटेशन स्पीड है उसे आउटपुट मान लीजिए। तो इनपुट को बढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रिक पावर बढ़ा रहे हैं, तो पंखे की स्पीड बढ़ रही है। तो अपन बोलेंगे कि स्पीड ऑफ द फैन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर। सेम वे इलेक्ट्रिक पावर कम करिए, पंखे की स्पीड कम होगी। आप समझ गए इंक्रीजिंग फंक्शन। चलिए इसी टोन में आप कोई एग्जांपल मुझे बताइए डिक्रीजिंग फंक्शन का। यस, जिसमें कि मैं इनपुट को इंक्रीज करूं पर मेरा आउटपुट क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। ओके, मेरे माइंड में एक सिंपल एग्जांपल आ रहा है। सपोज ये सोशल साइंस है ना। मान लीजिए एक फैमिली की इनकम कांस्टेंट है, ठीक है, यानी उसमें कमाने वाले लोग फिक्स हैं, और उसकी पॉपुलेशन बढ़ जाए, ज्यादा लोग आ जाए उस फैमिली में, तो कंफर्ट लेवल डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि रिसोर्सेस उतने ही हैं। यस, और अगर ज्यादा लोग आ गए तो रिसोर्सेस बढ़ जाएंगे, तो फिर कंफर्ट लेवल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मैं क्या ये बोल सकता हूं कि कंफर्ट लेवल इन ए फैमिली इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द फैमिली। यस, ज्यादा पॉपुलेशन लेस कंफर्ट, लेस पॉपुलेशन मोर कंफर्ट इन समवॉट। अच्छा, इसका कोई बढ़िया एग्जाम्पल और बता सकते हैं अपन, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल को आप यहां से सोचिए। ओके, ये सोचिए, थोड़ा इंक्लाइंड है ये, और मैं इसके ऊपर मार्कर को रोल कर रहा हूं एक फिक्स्ड स्पीड से। आई एम रोलिंग द मार्कर विथ फिक्स्ड स्पीड। आप देख पा रहे होंगे ये कुछ हाइट तक जा रहा है, वापस आ रहा है। यस, तो अगर मैं इसका इंक्लिनेशन कम कर दूं तो ये ज्यादा दूर जाएगा, मैं इसका इंक्लिनेशन बढ़ा दूं तो ये कम दूर जाएगा, और बढ़ा दूं तो और कम जाएगा, और कम जाएगा। तो क्या बोलूंगा मैं कि हाइट रीच्ड बाय द मार्कर एट गिवन स्पीड इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन। यस, तो वो भी कैसा फंक्शन हो गया बच्चों, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। ओके, सो दिस इज व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस टर्म्स, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। चलिए हम बात कर रहे थे एक्सपोनेंशियल की, तो एक्सपोनेंशियल का पहली बात कर रहे हैं अपन इंक्रीजिंग। तो यहां लिख रहा हूं मैं, तो फंक्शन दिस y इक्वल टू e टू द पावर x, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि ये है क्या, बेसिकली ये है 2.71 टू द पावर x। आप x बढ़ाते जाएंगे तो आपकी 2.71 उतनी बार मल्टीप्लाई होती जाएगी। तो क्या हो रहा है, ऑन इंक्रीजिंग x y इज इंक्रीजिंग एंड वाइस वर्सा, यानी डिक्रीज करने पे डिक्रीज भी हो रहा है। तो बच्चों हम बोल सकते हैं कि एक ऐसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन। अब इसका ग्राफ प्लॉट करना मैंने आपको कल की क्लास में सिखाया था 2 पावर x का। बिल्कुल वैसा ही ग्राफ किसका जाएगा बच्चों, e पावर x का, कि पहले ये माइनस इनफाइनाइट से राइज होगा और ये बढ़ता ही जाएगा। तो यहाँ पे ये कट करेगा y एक्सिस को किस पॉइंट पे, 1 पे। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू e टू द पावर x एंड इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। So note down these definitions, then I'm going to remove it. Now decreasing exponential function, ठीक है। तो decreasing exponential function
ये कैसा दिखता है बच्चों? ये दिखता है y इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एक्स, यानी कि y इक्वल टू 2.71 टू दी पावर माइनस एक्स। इसे समझने के लिए कुछ मेहनत ज्यादा नहीं है, आप इसे ऐसे लिख लीजिए 2.71 टू दी पावर x। अब बच्चों x को बढ़ाएंगे तो ये डिनोमिनेटर बढ़ेगा और 1 बाई डिनोमिनेटर कम होता जाएगा, यानी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑन इंक्रीजिंग x y is decreasing and vice versa। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप x को डिक्रीज कराएंगे तो y क्या करने लगेगा? इंक्रीज। और इसका फंक्शन का ग्राफ भी मैं आपको बता चुका हूं उसी क्लास में। सो ये आपका y which is e पावर माइनस x, जस्ट फ्लिप कर दीजिए इस ग्राफ को तो आपको यहाँ का ग्राफ मिल जाता है, मींस समथिंग लाइक दिस। ओके, एंड हियर यू हैव 1। So this is the graph of y equal to e to the power minus x, and बच्चों ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं वो है आपका y equal to e to the power x। So ये दोनों ही आपको देखने को मिल सकते हैं in our future classes, जैसे जैसे हम चैप्टर आगे बढ़ेंगे। So note this down, this much I want from you in exponential function। Okay। नाउ चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। ओके, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि say suppose y is equal to say e to the power x। okay, find y when x is 1। it's very easy, what will you do? You just tell me y is equal to e to the power 1 and you know e, so you will tell it is 2.71, very simple। yes, if I ask find x in the same question if y is 2, so what will you do? It's a great dilemma for you now। 2 is equal to e to the power x। yes, well, रिवर्स थिंकिंग इतनी आसान नहीं है, तो 2 is equal to 2.71 to the power x, यही बनेगा। अब बच्चों, अब तो ये हिट एंड ट्रायल से ही सॉल्व हो सकता है कि x की क्या वैल्यू रखें जिससे कि ये 2.71 टू द पावर x 2 के इक्वल आ जाए। तो डेफिनेटली x यहाँ से 1 से छोटा आना। आप सोच पा रहे हैं x 1 से छोटा क्यों आएगा? क्योंकि मैंने x को 1 रख दिया तब भी ये कितना बन रहा है 2.71, तो मुझे x को 1 से क्या रखना पड़ेगा? छोटा। 1 से छोटा रखेंगे तो ये नंबर 2.71 से छोटी आएंगे। आप समझ पा रहे हैं ये बात? ठीक है, सो हियर इट्स अ टफ क्वेश्चन फॉर अस टू सॉल्व। तो इसको करने के लिए हम इंट्रोड्यूस करते हैं इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या इंट्रोड्यूस करते हैं? इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन? अभी देखते हैं, और इसका नाम है बच्चों लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन, जिसे सिंपली LOG और यहाँ पर इसका इनपुट लिखते हैं। तो मैं अभी समझा देता हूँ ये सारी बातें। तो इनवर्स का क्या मतलब है? सपोज आपके पास y इक्वल टू e टू द पावर x है एंड y आपको नोन सब्सटेंस है और x आपका अननोन है, और आप अननोन इक्वल टू नोन के टर्म्स में लिखना चाहते हैं। यहाँ पर नोन इक्वल टू अननोन के टर्म में लिखा हुआ है, तो आप इसको उल्टा करेंगे। उल्टा करने का तरीका ही बता रहा हूं मैं आपको। तो इफ दिस इज हाउ इट इज रिटन, मैं इसको थोड़ा उल्टा करके लिख दूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? आई डोंट थिंक सो। अपना कन्वेंशन बचा रहेगा, चलेगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो मैं इसे लिखता हूं y इज इक्वल टू लॉग बेस e x। ये सिर्फ लिखने का तरीका है, वापस समझाता हूं मैं आपको। अगर x इज इक्वल टू e टू दी पावर y है, y यहाँ पे अननोन है और x यहाँ पे नोन है, मैं y इक्वल टू लिखना चाहता हूं, तो यहाँ e की बजाय कौन सा सिंबल लग गया? लॉग। ठीक है, तो लॉग ऑफ e x, ये दोनों एक ही बात है, ये दोनों एक ही बात है, आप कैसे भी लिख लें। यानी x इक्वल टू e टू दी पावर y को क्या लिखा जा सकता है? y इक्वल टू लॉग ऑफ e, आई मीन लॉग ऑफ x बेस e। मैं आपको पढ़ना भी सिखाता हूं। इसे पढ़ते कैसे हैं अपन? इसे पढ़ते हैं
log of x बेस e। तो ये जो x है, x यहाँ पे बच्चों काम कर रहा है आपके इनपुट का, और ये जो e है वो कहलाता है बेस। बेस टर्म डिराइव यहीं से हुआ है। बेस एंड एक्सपोनेंट, यू माइट हैव हर्ड दिस। बेस वो जो नंबर रहता है और एक्सपोनेंट उसकी पावर रहती है। तो ये कन्वेंशन है लॉग का, ठीक है। तो अगर मैं इसी कन्वेंशन पे यहाँ पे आंसर लिखना चाहूँ बच्चों, तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए? मेरा आंसर आना चाहिए x इज इक्वल टू लॉग ऑफ बेस क्या रहना चाहिए जो एक्सपोनेंशियल में है, e एंड यहाँ पे 2। तो मैं बोल दूंगा व्हाट इज x? x इज log 2 बेस e। ओके, अब यू आर सेइंग इससे हो क्या गया, और कॉम्प्लेक्स सा कर दिया तुमने, तो log लिख दिया, क्या जरूरत थी इसकी? मुझे तो x चाहिए था नंबर में। यस आई एग्री विथ यू, आई वेरी मच एग्री विथ यू। बट आप जब आप कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करते हैं आगे, तो आपको कुछ ना कुछ सिंबल चाहिए जिसकी मदद से आप अगले स्टेप्स प्रोसीड कर सकते हैं। और हालांकि ये जो बड़ा सा नंबर लिखा है log e2, ये भी एक नंबर ही है, इट इज अ नंबर लेस देन 1। ओके, दैट अगेन यू विल एक्सप्लोर इन योर मैथमेटिक्स। सो जस्ट मैं बता रहा हूँ कि आप डरे ना इस टर्म से कि LOG कहीं पे लिखा हुआ है, तो ऐसा हाथी के दांत जैसा नहीं है कि आप एकदम डर गए, अरे भाई क्या आ गया ये, है ना? फिजिक्स चल रही है कि इंग्लिश चल रही है। तो log ऑफ, ये सिर्फ मतलब है LOG का कि ये क्या है, इनवर्स है, आपको रीड करते हुए आना चाहिए, ठीक है। तो चलो इसके बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स मैं लेना चाहूंगा, आप यहीं पे बने रहिए। देखिए यहाँ पे सपोज मैं लिखता हूं कि 10 to the power 2 is what? 100। यस, इसका उल्टा लिखवाएंगे आप मुझे? चलो लिखवा, log of 100 base 10 is 2। कैन यू कंपेयर? जो पावर में है, आप ऐसे ध्यान रखिए, जो पावर में है वो कहां चला जाएगा? पावर कहां जा रही है? इक्वल टू में। पावर में जो लिखा हुआ है वो कहां चला जाएगा बच्चों? इक्वल टू में। उल्टा भी चलता है। और जो इक्वल टू में लिखा हुआ है वो किसके अंदर चला जाएगा? वो चला जाएगा आपका लॉग के अंदर, सिंपल। और जो बेस था पहले, वो बेस की जगह पे। अब देखो, ये जो पावर में है वो कहां चला गया? इक्वल टू में, ठीक है। और जो इक्वल टू में है वो कहां चला गया बच्चों? लॉग में। यस, और जो बेस है वो बेस की जगह पे लिखा हुआ है। आपको कोई आपत्ति इसमें? ठीक है भाई, समझ गए। पहला। दूसरा, सपोज मैं आपको बताऊं, से 2 की पावर 3 इज 8 एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ लॉग। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पावर किस में जाएगी? पावर किस में जाएगी? इक्वल टू में। पावर जाएगी इक्वल टू में, ठीक है। और जो इक्वल टू है वो किसके अंदर आएगा? लॉग के अंदर। बेस, बेस की जगह पर चलेगा बच्चों। सो log of 8 base 2 is 3। Okay, you note this down, then I'll come to the properties of this log। ओके, तो मैं इसे मिटा रहा हूं। Now, properties of log। उससे पहले एक और आंसर बताइए आप मुझे। चलो उल्टा पूछता हूं मैं आपसे। log of आंसर, log of 2 base 3, इसे आप कैसे लिखेंगे? एक्सपोनेंशियल सपोज, या फिर इसे छोड़ो, मैं say I write this, find this value। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व? I ask you this question, so what will you do? You will write it as log of 3 9 is equal to p, let। now conversion, तो उल्टा सोचो वहां पे, ये बेस है तो ये अब भी क्या रहेगा? बेस रहेगा। जो इक्वल है वो किस में आएगा? पावर में। और जो लॉग के अंदर है वो जाएगा इक्वल में। याद है आपको? अच्छा, अब आप फटाफट आंसर कर सकते हैं, p मस्ट बी इक्वल टू 2। तो ये भी समझ में आया आपको? ठीक है।
तो मैंने वहां पे आपको दोनों चीजें सिखाई कि अगर एक्सपोनेंशियल में दिया है तो लॉग में कैसे कन्वर्ट करना है, लॉग में दिया है तो एक्सपोनेंशियल में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलिए अब कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग देख लेते हैं अपन। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग फंक्शन। ठीक है, तो क्या प्रॉपर्टीज है यहाँ पे? तो मैं यहाँ पे एक्सपोनेंशियल यानी पावर, जो एक्सपोनेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं लिख रहा हूँ, एक्सपोनेंशियल वाली प्रॉपर्टी, और यहाँ पे लिख रहा हूँ लॉग वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल आपको पता होगा, सबसे पहला सिंपल सा रूल कि कोई भी नंबर है a टू द पावर m इनटू सम a टू द पावर n, तो क्या हो जाता है बच्चों? a टू द पावर m प्लस n। ठीक है, तो सेम रूल इधर भी चलता है कि log ऑफ m into n, ठीक है, एट बेस a it will be log एट बेस a m प्लस log एट बेस a n। तो यहां पे लॉगरिथमिक में आपको पता है पावर्स किसके अंदर चले जाते हैं? लॉग में। ठीक है, दूसरा रूल आपने यहाँ पे पढ़ा होगा, a to the power n divided by a to the power n is equal to a to the power m minus n. Same follows here also, log of m divided by n base a becomes log base a m minus log n base a. Okay, third, if I write, let me number them. This is 1, this is 2, and here I write 3. What do you have the third property? A to the power m to the power n becomes a to the power m into n. So how we write this property here? It is log of base m to the power n, it becomes n times, it's been multiplied, n times log of a m, और log of m base a। तो ये कुछ जनरल प्रॉपर्टीज आप देख रहे हैं। फोर्थ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, एनी नंबर टू द पावर 0 is 1, so come on help me, log of, yes can you help, इक्वल में वो क्या आएगा? 1, जो बेस है वो बेस is equal to 0। It's a very important result that log of 1 at any base is 0 because any base to the power 0 is 1। Fifth property, okay भाई, a to the power 1 is a, yes बिल्कुल सही बात। अब इसे भी लिखें अपन, तो ये बनेगा log of a base a is equal to 1, यानी उसी नंबर का लॉग उसी बेस पे लेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि नंबर टू द पावर 1 वही नंबर होती है। तो आप रिलेट कर पा रहे हैं, जस्ट गोइंग इनवर्स वे। ओके, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज आप नोट डाउन कर लीजिए, काम आएंगी हमें। ठीक है, आई अज्यूम कि आपको ये प्रॉपर्टीज आती हैं, तो मैं इस पर ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूं। नो डाउट। एक इंपोर्टेंट सा फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, इट्स कॉल्ड द बेस चेंज फॉर्मूला। बेस चेंज फॉर्मूला कभी कभी काम आ जाएगा, ठीक है, और वो ये है कि आपको अगर दिया हुआ है कि log ऑफ a बेस b, तो इसे आप लिख सकते हैं log ऑफ कोई और नंबर ले सकता है। Say you can write at some base p a log of, are you getting what I did? You can remember it like it is log of a base b, और ये बन गया बच्चों, this is log of a base p divided by log of b base p। मतलब मैंने बेस को b से हटा के क्या कर दिया? p कर दिया। ठीक है, तो और यही आगे जाके कन्वर्ट हो जाता है 1 डिवाइडेड बाय log ऑफ b
बेस a. ओके, सो क्योंकि आप सीधा सीधा समझ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है. इसे भी जब आप यहाँ लिखेंगे तो यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा. आप log of b base a को क्या लिखेंगे? log of b base p divided by log of p base a. So this will become like this. तो याद रखिए इसे. You may need in calculations. डरना नहीं है, जैसे जैसे आप इसे पढ़ेंगे हो सकता है फर्स्ट इंस्टेंस में आपको लगे कि ये क्या है, बट ये जस्ट एक फेमिलियराइजेशन है. आपको सपोज आप पहली बार अपने घर से बाहर निकले और रोड पे आपने बहुत ढेर सारे व्हीकल्स देखे, आप लाइफ में पहली बार. नाउ यू आर टू मच कंफ्यूज्ड कि ये चल क्या रहा है, रोड ट्रैफिक रूल्स एंड ऑल यू आर नॉट अवेयर ऑफ, बट स्लोली यू विल बिकम फेमिलियर विद ऑल दोज थिंग्स. ठीक है, सो पेशेंस रखना है, यहाँ पे घबराना नहीं है. ठीक है, तो अभी के लिए सिर्फ आप इनको समझो कि अच्छा ये होता है, ये होता है, आगे जैसे काम आएगा यू विल बी ओके विद दैट. सो आई रोट दिस. नाउ एज आई टोल्ड यू, एक्सपोनेंशियल जनरल क्या होता है? जनरल एक्सपोनेंशियल क्या होता है? जनरल एक्सपोनेंशियल वो लिखते हैं अपन y इक्वल टू e टू द पावर x. तो मोस्ट ऑफ द लॉग में बेस क्या रहेगा आपका e. ठीक है, इसीलिए log of any number say x at the base e, इसे लिखते हैं हम is written as ln x. यानी log की जगह ln लगा दिया. इसको बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथमिक. क्या बोलते हैं? नेचुरल लॉगरिथमिक. ओके, तो अगर कभी आपको ln x लिखा हुआ दिख रहा है मतलब वो है log of x बेस e. ln मतलब किस बेस पे log लिखा है? e पे. और कभी कभी सिर्फ ये लिख देता है, कभी कभी सिर्फ ये लिख देता है log x. तो ये क्या है? तो ये है आपका log x बेस 10. ठीक है, यानी बेस मेंशन नहीं है और log लिखा हुआ है तो बेस क्या रहेगा? 10. और अगर ln लिखा हुआ है वहां भी बेस मेंशन नहीं होगा, वहां बेस क्या रहेगा? e रहेगा. ठीक है, तो ये दोनों बातें आप नोट में लिखें. ठीक है, this is a note and it's the first part and this is second part. So let me ask you a question here. Okay, so the question here is log of 2. Okay, let me write log of x is equal to 2. Find x. Can you? Yes you can. क्या लिखिए इसे? आप इसे लिखिए log, कुछ बेस नहीं है, log है तो बेस क्या रहेगा? 10. अब आपको पता है इनवर्स प्रोसेस, जो log के अंदर वो इक्वल टू में और जो इक्वल टू में वो जाएगा पावर में, बेस वही रहेगा. तो बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई? 100. ठीक है भाई, चलो ये बताओ मुझे ln of x is equal to -1. Find x. इसका सॉल्यूशन बच्चों कोई दिक्कत नहीं, क्या लिखो इसे? log of x base e is equal to -1. आपको पता है जो इक्वल टू में वो पावर में और जो log के अंदर है वो इक्वल टू में. so x is 1 by e or 1.1 by 2.71. so this is how you have to think about log. It's not a new thing, neither it is complicated, it is very easy to deal with. Can note down. ओके, सो चलिए एक और क्वेश्चन करके बता दीजिए मुझे. फाइंड log of 1000. सॉल्यूशन बताइए क्या होगा बच्चों? सबसे पहले लिखो इसे log of 10,000. 1000 बेस 10. अब प्रॉपर्टीज पे जाइए. तो आपको एक प्रॉपर्टी पता है, you know this, that log of 10 base 10 1 होता है. तो इसे कुछ यहाँ तक लाने की कोशिश करिए. तो इसे आप लिखेंगे log of 10 to the power 3. तो कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे आप? log of m to the power n is n times log of m. So you will be writing 3 times log of 10 base 10. So 10 base 10 is 1, so it will be 3 into 1, so your answer is 3. Yes. Now suppose I ask you this, say find value of ln of this.
Okay, find is equal to how much? No problem, convert it first. ln of cube root of e, इसे लिख सकता हूं मैं ln की जगह पर लिख दिया मैंने log of cube root of e. वापस पावर फॉर्मूला से जाएंगे, log of e to the power 1/3. I hope you know it. So again फॉर्मूला यूज हो गया, log of, कौन सा फॉर्मूला यूज हो गया बच्चों? log of m to the power n is what? n times log m. So here ये वैल्यू जो है बच्चों वो 1 बन जाएगी, तो 1/3 into 1, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1/3. So such kind of questions I need you to solve in future. Okay. No doubt. तो फंक्शंस के बारे में इतना ही. मैं आपको साइन फंक्शन, कॉस फंक्शंस के ग्राफ ऑलरेडी पहली क्लास में ही समझा चुका हूं, वो भी इसी लिस्ट में आ जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ मेरा मेन एम था आपको स्ट्रेट लाइन समझाना एंड पैराबोला का ग्राफ प्रेडिक्ट करते हुए आना. ठीक है, एंड एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक का सिर्फ इंट्रोडक्शन मुझे बताना था कि आप डरे ना इन टर्म से आगे. ठीक है, तो चलिए ये बेसिक था. फिजिक्स में डायरेक्ट इस पर कोई क्वेश्चन नहीं आता. मैं अगर फिजिक्स की बात करूं, ये सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्विंग में काम आएगा. ठीक है, तो आगे आपको इजी रहेगा ये सॉल्व करना. अब हमारा कल का जो लेक्चर होगा बच्चों, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा. इट विल बी आवर फर्स्ट लेक्चर ऑन डिफरेंशिएशन एंड इट इज रियली इंपॉर्टेंट from physics point of view, as well as your chemistry also needs differentiation. In physical chemistry you will need it, and in mathematics anyway you will be studying in detail, and वहाँ बहुत काम भी आता है. पर जब आप मैथ्स में पढ़ेंगे आखिरी में जाके, उससे पहले हम ढेर सारे बार क्या यूज कर चुके होंगे, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन. सो कल के बाद के जो लेक्चर्स आने वाले हैं, दे आर रियली रियली इंपॉर्टेंट. ओके, सो थैंक यू.